नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नवगठित सेतु आयोग की कार्ययोजना से संबंधित प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए निर्देश दिए हैं। सेतु आयोग आने वाले 2 साल के लिए प्रभावी नीति बनाए। इसके साथ ही सेतु के कौशल विकास और स्वरोजगार की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेतु आयोग के गठन का उद्देश्य राज्य में मजबूत और सुदृढ़ नीतियों का बनाना है, योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रभावी कार्य संस्कृति को विकसित करना, विकास और पर्यावरण में संतुलन और योजनाओं पर प्रभावी निगरानी करना है। इस मौके पर मुख्य राधा रतूड़ी, उपाध्यक्ष सेतु राजशेखर जोशी और सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी उपस्थित रहे। ये लैंड प्लॉट कमेटी की आज मीटिंग हुई और इसमें सभी मेंबर्स उपस्थित थे। इसमें पिछले जो 7-8 महीने में शिकायतें अलग अलग स्तरों पे प्राप्त हुई, जिससे लगा कि ये लैंड प्लॉट के मामले हो सकते हैं। उसमें एक आप कह सकते हैं छोटी जांच, एक समरी इंक्वायरी पहले तहसील के लेवल से कराई गई। उसके बाद यहाँ पे इन मामलों को सुना गया, शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया गया। कुल 53 मामले आज कमेटी के सम्मुख आए थे, जिसमें से 13 मामले ऐसे पाए गए जो एफआईआर करने के लिए ठीक हैं, उचित पाए गए, उसमें एफआईआर की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीएम कैंप कार्यालय में उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने भेंट कर सीएम धामी को उनके 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर भी आपको बताते चलें कि व्यवस्थित करने की गठित किए जाने वाले प्राधिकरण और किसी अन्य संस्था के गठन के संबंध में लिए गए निर्णय और कैबिनेट के राज्य के चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम ट्रस्ट और समिति गठित किए जाने के विरुद्ध कठोर विधिक प्रावधान किए जाने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सीएम के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें हमारे देश भर में चारों धामों के जो करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनमें किसी तरह के कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी। देश में मोदी 3.0 सरकार के पहले आम बजट को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने आ गई, जहां पर बीजेपी इस आम बजट को आपको बताते चले कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए लाभदायक बता रही है। तो वहीं कांग्रेस आम बजट को लेकर सरकार से नाराज भी दिखाई दे रही है। 24-25 का बजट आज पेश हुआ है। इसमें जो है 9 प्रायोरिटीज पर काम किया गया है। उसमें ज्ञान आधारित व्यवस्था बनाने की तैयारी है। जी फॉर गरीब, आई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी, सभी सेक्टरों पर कहीं न कहीं ध्यान दिया गया है। और 5 वर्ष के लिए गरीब कल्याण योजना जो है फिर से शुरू कर दी गई है। ये एक अच्छा कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी काम हुआ है, युवाओं के लिए काम हो रहा है और एजुकेशन के लिए काफी जो डेवलपमेंट के वो है, जो रिसर्च वगैरह जो है शुरू होगी। इससे जो है गरीब रोजगार का सृजन होगा और 10 इंडस्ट्रियल पार्क जो नए शुरू करने का इसमें जो बजट में प्रावधान है। बजट में सरकार ने कुछ प्रयास करे हैं, पर मुझे लगता है पूर्ण नहीं है। कि जैसे टैक्स स्लैब की बात करें, टैक्स स्लैब पहले भी 3 लाख तक फ्री था, इस बार फ्री है। 3 से 6 तक पहले 5% था, 3 से 7 कर दिया है। मेरा मानना है कम से कम ये सीमा 5 लाख 4.5 लाख होनी चाहिए थी, जिससे कि जो छोटे व्यापारी हैं, इनकी आय कम है, वह उससे बाहर होते। दूसरी बात, जो टैक्स की सीमा 30% और 20% वाली है, इसके बीच जिस प्रकार पहले 10 से 20 होता था, 15 भी जुड़ा बीच में। देश की जनता के अनुरूप ये बजट पेश नहीं किया गया। कहीं न कहीं पूरे देश की जनता को इस बजट से निराशा हासिल हुई। जहां एक और ये सरकार किसानों के न्याय की बात करती है, वहीं बजट में किसानों के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया गया। वहीं रेलवे को छोड़ा गया, वहीं दिल्ली को छोड़ा गया, वहीं अपने सहयोगी दलों को लोक लुभावने बजट से ठगने का भी काम किया गया। और ये बजट देश की तरक्की को रोकने वाला बजट है। गुरुद्वारा सिंह साहब सभा में आपको बताते चले कि बैठक की गई है और बैठक में कमेटी के कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया है। दरअसल गुरुद्वारा सिंह साहब सभा में बैठक की गई और बैठक में कमेटी के कार्यकारिणी का विस्तार करने की बात कही गई और 3 साल के बाद में गठित की गई है कार्यकारिणी, जहां पर पूर्व में गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष पद पर हरभजन सिंह खिंडा का चयन कर
लिया गया था, तो वहीं मंगलवार को हुई बैठक के बाद कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उपाध्यक्ष, प्रबंधक, महासचिव, कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर चुनाव किया गया। में चुने गए नवनियुक्त महासचिव जगजीत सिंह मल्ली ने यह भी बताया कि नए कार्यकारिणी 3 साल के लिए गठित की गई है। यहाँ के प्रधान चुने गए थे हमारे, और आज सारी संगठनों ने आज मिलकर कार्यकारिणी का विस्तार किया है, और इसमें हमारे महासचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर इसमें बने हैं। इसमें तो आज हमारा यह कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। गुरुद्वारे का लक्ष्य हमारा है कि हम गुरुद्वारे के नवनियुक्त हमारे प्रधान हैं, उनके साथ मिलकर सबको एकता में लेकर काम किया जाएगा। गुरुद्वारे में जो भी समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, और जो मेन मकसद है गुरु नानक देव जी का, गुरु की संगत को जोड़ के गुरु का उपदेश देना और समाज सेवा में, राष्ट्र की सेवा करना, उसमें सब में सेवा की जाएगी। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा केदारनाथ जी की उपेक्षा की है। अब केदारनाथ की प्रतिष्ठा रक्षा के लिए ढोंग कर रही है, और बेहतर होता कि कांग्रेस अब तक उपेक्षा के लिए पश्चाताप यात्रा निकाले। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बयान में कहा कि आपदा के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ को हुए नुकसान को देखते हुए इसे संवारने का कार्य किया है। केदारनाथ विश्व पटल पर स्थान बना चुका है। मनवीर सिंह चौहान के साथ में ये भी कहा कि बेहतर सड़कें, हेली सेवाएं और साथ ही मेडिकल सुविधा सहित यात्रियों को हर सुविधा मुहैया कराई जाए। चुनाव को लेकर के इसको अपना राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रही है, और जब जब उनकी सरकार रही, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम के लिए कुछ भी नहीं किया। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, केदारनाथ का पुनर्निर्माण की बात करें या केदार घाटी के संपूर्ण विकास की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान की भी बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों धामों के विकास का कार्य हुआ है। हल्द्वानी में वरिष्ठ बीजेपी नेता और शुभ मंगल सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक कौस्तुभानंद जोशी जन मिलन समारोह कार्यक्रम में आयोजित कर रहे हैं, और उन्होंने भी कहा कि 25 जुलाई को हल्द्वानी के मधुबन बैंक्वेट हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस जन मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें कई राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जन मिलन आयोजित होगा। साथ ही वृक्षारोपण भी किया जाएगा। शुभम मंगलम चैरिटेबल के माध्यम से हम लोग हरेली को अपनी लोक संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं कि लोग जुड़ें, समरसता का भाव रहे, समभाव का भाव रहे, और शहर में रहने वाले विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, अलग अलग क्षेत्र के वर्ग के लोगों को हम मिला के हरेली के पर्व में बुला रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कुछ घंटों का एक रंगारंग कार्यक्रम भी करना चाह रहे हैं, और उद्देश्य है कि इस शहर की अन्य अन्य गतिविधियों और जो लोग क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं उनका भी एक दूसरे के संग परिचय हो, और अंततः एक मीठे आमों के स्वाद के साथ आम खास का एक कार्यक्रम रखा गया है, और लोग आमों का भी स्वाद लेंगे इस कार्यक्रम में, और संस्कृति की कुछ झड़ियां भी देखेंगे। केदारनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में सोना चढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने फिर से सवाल उठाए हैं। मीडिया को अपने जारी एक बयान में सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जो जानकारी सामने आ रही है वे मंदिर को दान में मिले सोने की मात्रा की जांच कराने की ओर इशारा कर रही है। साथ ही उन्होंने बीकेटीसी के अध्यक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि केदारनाथ में एक दानकर्ता द्वारा सोना दान करने को लेकर कुछ चर्चाएं उठी हैं। लोगों द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थिति साफ होनी चाहिए। आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा के शंकराचार्य पूज्य
अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो सवाल उठाया, उन्होंने केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के बारे में जो सवाल उठाया, उन्होंने केदारनाथ जी में जो सोने की चोरी का मामला उठाया, इन सारे सवालों का जवाब सरकार आज नहीं दे पा रही है। उल्टा शंकराचार्य जी के ऊपर तरह तरह के अनर्गल आरोप बीजेपी के लोग, बद्री केदार कमेटी के अध्यक्ष और उनके प्रवक्ता लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को जवाब देना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पूर्ण बजट पेश किया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2024 के पूर्ण बजट को 2047 के डेवलपमेंट भारत के बजट की झलक बताई जा रही है, लेकिन अब तक सत्ताधारी सरकार जवाब देने लायक नहीं रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख अकाउंट में डालने के बारे में इतने साल बाद कौन याद रखेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जनता को बजट से ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर योजना को लेकर सकारात्मक उम्मीद थी, लेकिन जनता को निराशा हाथ लगी है। देखिए, फंड देना अलग बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का जो लेखा जोखा है वो किसी को मिलता नहीं। वो बड़ा चिंता का विषय है। जो फंड आ रहा है वो हमको पूरा हमारे को मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसकी हम जांच नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, हमको बड़ी उम्मीदें थी कि पुरानी पेंशन बहाली पर कुछ ना कुछ चर्चा को उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। हमको उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को कैंसिल किया जाएगा या उस पर कुछ संशोधन किए जाएंगे, उसको एक सिरे से खारिज कर दिया। सपना दिखाया गया है 2047 का, ताकि अब लोग बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख की बात न करें। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरिला सप्ताह के तहत प्रेस क्लब दिनेशपुर की ओर से पौधारोपण अभियान कार्यक्रम जारी है। प्रेस क्लब के सदस्यों ने पुलिन बाबू और स्वास्थ्य केंद्र परिसर और दुर्गा मंदिर परिसर के साथ दिनेशपुर थाने में कई पौधों का रोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प लिया है
और इसको लेकर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दुलाल चक्रवर्ती ने बताया कि हरेला सप्ताह के तहत नगर और क्षेत्र के गांवों में सार्वजनिक स्थलों पर 500 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई एक पेड़ मां के नाम के संकल्प के तहत हमने 15 दिन का पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया है और उसी के तहत सबसे स्टार्टिंग हमने स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल से इसकी शुरुआत की है। इसके तहत हम लोगों ने जैसे हॉस्पिटल से शुरू करके हमने शमशान घाट हो गया, जिसमें थाना हो गया, पावर हाउस हो गया और जितने भी धार्मिक स्थल है सब जगह हमने पेड़ लगाए हैं और 15 दिन तक यहाँ पेड़ पौधरोपण का कार्य रूटीन चलेगा। और हम ये लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से गर्मी और बहुत ज्यादा भीषण तबाही पेड़ पौधे के काटने से हो रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, हम उसी को देखते हुए चाहते हैं कि लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी आइए, हमारे साथ शामिल होइए और इस तरह के आगे ये अभियान करें। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि ये पूरा मामला अल्मोड़ा का है, जहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर लगातार झांसा दिया जा रहा था और जहां पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, लगातार पूछताछ जारी है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई थी, साथ ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। और साथ ही मामले को लेकर एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने भी बताया कि अल्मोड़ा के धौलछीना के निवासी संतोष कुमार ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी और आरोपी ने उनके विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपए हड़पे हैं और इस बात की शिकायत भी पुलिस से करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। देखिए, ये धौलछीना थाने का मामला है, जिसमें ये घटना फरवरी के माह में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम में 11 लाख रुपए की ठगी कर ली थी, जो अभियुक्त काफी समय से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। आज हमारे जो थाने की टीम है उसने चंडीगढ़ से उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और साथ साथ में उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया था, उसका हरियाणा में 4 अलग अलग एफआईआर भी है, क्योंकि टीम ने अच्छा काम किया। मेरे द्वारा उसमें कैश रिवार्ड की भी घोषणा की गई है। रुद्रपुर में जीएसटी विभाग की विजिलेंस की टीम ने श्याम टाकीज रोड पर नानक ट्रेडर्स पर छापेमारी की है। टैक्स चोरी की आशंका के चलते देहरादून से रुद्रपुर पहुंचकर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने इस कार्रवाई को सामान्य प्रक्रिया बताया। मामले को लेकर बताया जा रहा कि उन्होंने पहले तो लाखों का टर्नओवर कर रहे थे और टैक्स भी जमा कर रहे थे, लेकिन अब बीते कुछ महीने से टैक्स कम दिखाया जा रहा था। वहीं टीम ने कई अहम दस्तावेजों को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। तो वहीं जीएसटी विभाग की छापेमारी के बाद में रुद्रपुर के व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया है। देखिए, जीएसटी विभाग का एक इंटेलिजेंस विभाग होता है, ये एक सर्वे होता है, ये लगातार ये बड़ी बड़ी फर्मों में सर्वे होते रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है, बहुत बड़ा कोई इसमें घबराहट की बात नहीं, कोई पैनिक होने का काम नहीं है। ये एक सर्वे लगातार चलते हैं। आप देखोगे सिडकुल में बड़ी बड़े फर्म है, वहां भी सर्वे कंपनी होते रहते हैं, लगातार इंटेलिजेंस के लोग आते हैं, सर्वे करते हैं जीएसटी में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत नहीं है। जिसके बड़े टर्नओवर होते हैं वहां लोग आते हैं। और यहाँ पर हमारा अभी मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तरह के पैनिक होने की जरूरत है, किसी व्यापारी को परेशान जरूरत है। सारा सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सारी कार्रवाई हो चुकी है, कोई ऐसा विशेष चीज है नहीं। किस चीज का टैक्स चोरी को लेकर क्या है? नहीं, जीएसटी में देखो ना, जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ये लगातार हमारे जो हम लोग सेल परचेज करते हैं, ये लगातार मॉनिटरिंग होती है दिल्ली से, क्योंकि हमारी जितनी भी सेल परचेज होती है हम लोग उसके अंदर डालते हैं और उसके अंदर सर्वे चेक हमारे चेक होते रहते हैं। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने हर वर्ग को लाभ देने की कोशिश की, साथ ही महिला सशक्तिकरण, किसान, गरीब और युवाओं को भी बजट से लाभ दिया है। 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को 500 से अधिक कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स और प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर करने का प्रयास भी किया जा रहा है।
हरिद्वार के रुड़की में कांवड़ियों का तांडव देखने को मिला है, जहां पर कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ई रिक्शा में जमकर तोड़फोड़ भी की। पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों को समझाते रहे, लेकिन उन्होंने पुलिसकर्मियों की भी नहीं सुनी। वहीं घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिबरहेड़ी नहर पटरी की बताया जा रहा कि एक ई रिक्शा चालक अपनी रिक्शा लेकर आ रहा था। इसी दौरान ई रिक्शा किसी कांवड़िये से टकरा गया। टक्कर लगने से कांवड़ियों को हल्की चोटें भी आई, जिसके बाद घायल कांवड़िये और साथ ही घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही प्रदेश भर में राजमार्गों पर भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हो गए हैं, जिसके कारण सड़कें निरंतर बाधित हो रही हैं। सड़कों को दिक्कतों का आपको बताते चले कि यात्रियों को जो है वो सड़कों के खराब होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बारिश से पहाड़ियों से पत्थर और मलबा गिर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ नए भूस्खलन क्षेत्र भी उभर आए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसको लेकर कहा कि सरकार काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। क्या ऐसा नहीं है, सरकार ने पहले से ही पूर्ण इंतजाम अपने किए हुए थे। तमाम जितने संसाधन है, जितनी व्यवस्थाएं देने का काम पहाड़ों में सड़कों के ऊपर किया गया है। मुझे लगता है कि धामी जी ने इस पे मॉनिटरिंग करने का काम भी किया है और तमाम जितने भी आपदा प्रबंधन की बैठक को लेकर के पूरे प्रदेश की जो हमारी सड़कें हैं जो बाधित होती है, क्योंकि इस समय बरसात है और हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी कि हमारे पहाड़ों का भूस्खलन होता है, और उसी को लेकर के उन्होंने वहां डोजर, क्रेन और अधिकारी तमाम वहां तैनात किए हुए हैं। मॉनसून को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा। कलेक्ट्रेट सभागार में आपको बताते चले कि जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने एसडीएम और तहसीलदारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हुई बारिश के चलते स्थिति की जानकारी भी ली। जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने बताया कि बैठक में पता चला है कि सभी जगह स्थिति अभी सामान्य है। ऋषिकेश के शहरी हिस्सों में भी जलभराव की अभी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है। आपको बताते चलें कि मॉनसून को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जिलाधिकारी ने बैठक की समीक्षा भी की और बैठक कर कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए। एसडीएम और तहसीलदारों के साथ में बैठक की गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मॉनसून को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी एसडीएम और अधिकारियों को लगातार दिए भी जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि डीएम ने समीक्षा बैठक की है और एसडीएम और तहसीलदारों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। चीन की फार्म खटीमा उधम सिंह नगर, तृतीय स्थान। हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया ग्लोरिल इंटर कॉलेज दिव्याग पिथौरागढ़ ने। ग्लोरिल इंटर कॉलेज दिव्याग पिथौरागढ़। द्वितीय स्थान देवभूमि चिल्ड्रन एकेडमी संकला रुद्रप्रयाग। द्वितीय स्थान देवभूमि चिल्ड्रन एकेडमी एसएसएस संकला रुद्रप्रयाग। और तृतीय स्थान शिखर स्कॉलर्स एकेडमी गजा टिहरी गढ़वाल। तृतीय स्थान शिखर स्कॉलर्स एकेडमी गजा टिहरी गढ़वाल। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वर्ष 2024 में हाई स्कूल में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को
हाई स्कूल वर्ष 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।